सर्दियों ने भले ही यूक्रेनी सेना और रशियन सेना का हाल बेहाल कर दिया हो, लेकिन सर्दियों में यूक्रेन का जो हाल पुतिन ने किया है, अब यूक्रेन में मिसाइल हमले की भी जरूरत नहीं है। बर्फ यूक्रेन के लिए जानलेवा मिसाइल बन चुकी है, लेकिन अब पुतिन ने आगे का प्लान भी तैयार कर लिया है। यूक्रेन में ठंड के बाद वसंत आना है और ये वसंत सर्दियों से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। क्या है पुतिन का जनवरी, फरवरी और मार्च का वॉर प्लान, ये खास रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की की उम्र 44 साल है। ज़ेलेंस्की ने 44 सर्दियां देखी हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी जिंदगी में ऐसी पहली सर्दी देख रहे हैं जब यूक्रेन की सफेद बर्फ इंसान के खून से लाल हो रही है। तापमान तो मॉस्को के अंदर भी माइनस के नीचे जा चुका है, लेकिन पुतिन के पास ताकत की गर्मी है। पुतिन पावरफुल इंसान है और वो जानते हैं कि कुदरत भी उन्हीं पर कहर ढाती है जो कमजोर होते हैं। जैसा इस वक्त यूक्रेन का हाल है, लेकिन इस महाभयंकर विकट कष्टदायक बर्फीली सर्दियों के बीच यूक्रेन के सैनिकों का खून उबाल मार रहा है। ज़ेलेंस्की के लड़ाके अपनी जमीन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा रहे हैं। सदी की इस सबसे लंबी और बड़ी जंग का निर्णय जनवरी और फरवरी में होने वाला है। क्या है यूक्रेन के अंदर हार और जीत का कोल्ड फैक्टर, और क्यों सर्दियां ही तय कर देंगी यूक्रेन की जंग का भविष्य, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ये सर्दियां यूक्रेन और रूस दोनों के लिए निर्णायक है। जनवरी और फरवरी की भीषण ठंड रूस की फौजों के लिए काल साबित होने वाली है। रूस के कई इलाकों में -8 डिग्री तक ठंड बढ़ रही है। ऐसे में सैनिकों के लिए जंग लड़ने से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी हो गया है। यूक्रेन की बर्फ ने रूस की सेनाओं के भारी तोपखानों को जाम कर दिया है। रूस के टैंकों के पहिए बर्फीले रेगिस्तानों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जगह जगह मौजूद बर्फ का दलदल रूस की सेना की रफ्तार भी धीमी कर चुका है। पुतिन को भी अंदाजा है कि उनकी फौज यूक्रेन के सफेद रेगिस्तान में फंसी हुई है। यूक्रेन के सबसे बड़े जनरल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेरेही शापताला को जंग का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। ज़ेलेंस्की के मिस्टर भरोसेमंद माने जाने वाले शापताला ने ज़ेलेंस्की को ये प्लान बताया है कि रूस की फौज आगे भले ही बढ़ रही है, लेकिन बर्फ आखिरकार रूस की फौज के लिए काल साबित होगी, और ठीक वैसा ही साबित भी हुआ है। इसका पूरा फायदा उठाते हुए यूक्रेन के सैनिक खंदक बंकरों में जाकर दुबक गए हैं। मौका पड़ने पर सूचना का लाभ उठाते हुए यूक्रेन के सैनिक ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों का काम तमाम कर रहे हैं। यूक्रेन के इतने बर्फीले हालातों में जनवरी और फरवरी के दौरान जब औसतन तापमान 6 डिग्री तक गिर जाएगा, तब रूस के सैनिकों के लिए लुहांस्क और डोनेत्स्क में भी अपनी सैनिक पोस्ट की सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन हालातों के लिए भी ज़ेलेंस्की यूक्रेन को तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के जर्नलों को अब भी उम्मीद है कि जनवरी और फरवरी में रूस की सेना और भी कई मोर्चों से पीछे हटने वाली है। ठंड के महीने को ध्यान में रखकर ही यूक्रेन के आर्मी जर्नलों ने 28 अगस्त 2022 से रूस की फौज के खिलाफ बड़े हमले शुरू किए थे। हमले के पहले ही 7 दिनों में यूक्रेन ने अपने कई शहर रूस से छीन लिए थे। यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक ने रूस के सैनिकों को अपने सैन्य ठिकानों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। नीप्रो नदी के पश्चिम में इन गंभीर हालातों को देखते हुए रूस ने 9 नवंबर 2022 को खेरसोन से हटने का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था।
और यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भी फरवरी तक का इंतजार कर रहे हैं। During your visit, President Zelensky mentioned about peace summit, right? Can you tell us a little bit more about when exactly it will happen? For example, can we say about the next months? We are aiming at the end of February, when the war will kind of enter its second, or is expected to enter its second year. The idea of the peace formula is twofold. On the one hand, not to allow Russia to manipulate the issue of peace, because they regularly say that they are ready for negotiations, which is not true, because everything they do on the battlefield proves the opposite, proves to the contrary. They are not seeking peace. दरअसल पुतिन की चालें ही खतरनाक होती हैं कि रूस की फौज का काम बेहद आसान हो जाता है। हाइमर्स का रॉकेट माइनस तापमान के बाद दस्तक करना शुरू कर देता है और रिपोर्ट है कि -15 से 20 डिग्री पर यह रॉकेट काम ही नहीं करता। और इसीलिए जेलेंस्की को फिक्र इस बात की है कि जब तापमान -20 डिग्री होगा तो हाइमार्स का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। रूस की फौज के पास दूसरे विश्व युद्ध में जंग लड़ने का जबरदस्त अनुभव है। उन्हें पता है कि भीषण ठंड में जंग कैसे लड़नी है और खाली किए गए इलाकों को किस तरह से दोबारा हासिल करना है। पुतिन के जर्नल भीषण ठंड के बीच भी यूक्रेन की बिजली, पानी और गैस की सप्लाई को अपनी मिसाइलों के द्वारा ठप करवा चुके हैं, ताकि यूक्रेन के अंदर ही जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह हो जाए। पुतिन ने इसके अलावा भी सर्दियों में जेलेंस्की की आर्मी की घातक कमजोरियों को पकड़ लिया है। पुतिन ने यूक्रेन के हाइमार्स मिसाइल का तोड़ निकाल लिया है। रूस को ये पता चल गया है कि हाइमार्स -20 डिग्री तापमान में काम करना बंद कर देता है, यानी ठंड बढ़ी तो हाइमार्स रॉकेट सिस्टम पूरी तरह जाम हो जाएगा। -20 डिग्री मतलब ऐसी ठंड जब मशीन तक जम जाती है। ये हाइमार्स का पासवर्ड हैक करने जैसा है। और पुतिन ने ऐसा करके जेलेंस्की को बहुत बड़ी टेंशन में डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि ठंड बढ़ते बढ़ते हाइमार्स एक सिटिंग डक बनकर रह जाएगा। अंग्रेजी में ये टर्म ऐसे टारगेट के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसका शिकार बहुत आसानी से किया जा सकता है। रूस ने हाइमार्स के रॉकेट को भी जांचा परखा। उसके रॉकेट के हिस्से रूस के लैब में भेजे गए और उससे बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली। हाइमार्स का रॉकेट माइनस तापमान के बाद दिक्कत करना शुरू कर देता है और रिपोर्ट है कि -15 से 20 डिग्री पर यह रॉकेट काम ही नहीं करता। इसलिए जेलेंस्की को फिक्र इस बात की है कि जब तापमान -20 डिग्री होगा तो हाइमार्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूक्रेन के कई हिस्सों में सर्दी के दौरान तापमान -25 से 30 डिग्री तक चला जाता है और यही वो वक्त होगा जिसका पुतिन को इंतजार है। ऐसे में ये रूस के जवाबी हमलों का टारगेट बन सकता है। इसलिए हाइमार्स के लिए आने वाली कड़ाके की सर्दी में छुपना भी आसान नहीं होगा। ठंड के महीनों में भी यूक्रेन के सैनिक लगातार अपनी सैन्य कुशलता के साथ प्रयोग कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने कार के ऊपर एक मोबाइल सर्विलांस टावर बनाया है ताकि उन्हें तोपखानों के हमलों के लिए टारगेट का पता लगाने में मदद मिल सके। यूक्रेन की 127वीं प्रादेशिक रक्षा ब्रिगेड के लड़ाकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोवियत GAZ वोल्गा पर तोपों को समायोजित करने के लिए 18 मीटर का टावर तैयार किया है। Мы не видели, только слышали о том, что в Соединенных Штатах Америки, в штате Техас и вообще в целом в штатах, которые граничат с Мексикой, иногда используют подобного рода штуки. Они поднимаются на 8-10 метров с очень высокоточной аппаратурой вверху, с эхолокаторами, там, с прочими достаточно модными девайсами, которые охраняют государственную границу. क्योंकि इलाका यूक्रेन का है,
इसलिए यूक्रेन को बढ़त जरूर हासिल है और यूक्रेन इस भीषण ठंड को रूस के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, ये बड़ी बात होगी। जो ठंड का युद्ध के नतीजों में उलटफेर के लिए इस्तेमाल कर लेगा, वही जंग जीतेगा। अगले 45 से 60 दिनों में ये पता चल जाएगा कि जनवरी की भीषण जंग किसको जीत दिलाने जा रही है।